हेलो बच्चों, विशाल एंड यू आर वेलकम क्लास। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस। एंड इंटरफेरेंस एक बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि इंटरफेरेंस 3 वीडियो या उससे ज़्यादा वीडियो में खत्म हो। हेलो बच्चा, विशाल एंड यू आर वेलकम क्लास। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक बड़ा टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंटरफेरेंस को 3 वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म करें। ओके, तो आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इंटरफेरेंस का, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन, एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डुअल सीडेड एक्सपेरिमेंट, एंड उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी बने, तो आपसे ही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। ओके, एंड आज धनतेरस है, तो आप सही बच्चों को हैप्पी धनतेरस। तो अब डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरफेरेंस मतलब जहां पर क्या हो, इंटरफेयर हो। अब इंटरफेयर किसका, भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में मतलब हम बात करते हैं किसका, लाइट का। तो जहां पर लाइट्स आपस में क्या करें, इंटरफेयर करें, वो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस को और अच्छे से समझने के लिए हम देखें, यहाँ पर आपको जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो लाइट की 2 फॉर्म होती है, एक होती है रे फॉर्म और एक होती है वेव फॉर्म। ओके, अगर लाइट को हम क्या माने, वेव माने, तो हम वहाँ पर मतलब शो कर सकते हैं कि किसको, इंटरफेरेंस को। ओके, तो इंटरफेरेंस को शो करने के लिए लाइट किस फॉर्म में होनी चाहिए, वेव फॉर्म में। वेव क्या होता है, कुछ इस तरह का। ओके, ये आपका वेव है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रफ। ओके, एंड जो ये वाला लाइन है, इसे ये वेव है, एंड वेव का एक अपना इक्वेशन होता है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का, y = a sin ओमेगा t। ए क्या है आपका, ए है आपका एम्पलीट्यूड, जो कि हमारे जो यूट्यूब है उसका भी नाम है, एंड एम्पलीट्यूड हमारी कोचिंग का नाम है। ओके, तो ये ए है, क्या है, एम्पलीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट का, y = a sin ओमेगा t। ओके, तो अब यहाँ पर आइए, तो इंटरफेरेंस है क्या, कि जब दो या दो से ज़्यादा ओके वेव मतलब लाइट ऑफ वेव्स क्या करे, आपस में इंटरफेयर करे, और एक फिनोमिना हमें मिले। कैसा फिनोमिना, कि कहीं पर लाइट डार्क हो। डार्क का मतलब है कि जो इंटेंसिटी है लाइट्स की वो क्या बने, मिनिमम बने, और कहीं पर लाइट क्या हो, ब्राइट हो, मतलब इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। उसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस हमें तभी मिल सकता है तब लाइट आपस में क्या करे, सुपरपोजिशन। ओके, सुपरपोजिशन का मतलब है कि इंटरफेयर करे। ओके, तो यहाँ पर आइए, तो ये क्या आपका, इट इज अ फिनोमिनन। फिनोमिनन किसका भैया, ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, इन अ मीडियम, तो जहां किसी मीडियम में जहां पर लाइट क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, किसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, एंड हम इसको आगे भी पढ़ने वाले हैं कि सुपरपोजिशन होता है क्या। ओके, ऑन अकाउंट सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ लाइट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। तो जो आपका इंटरफेरेंस है वो एक फिनोमिनन है जहां पर लाइट क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड है, मैं उसको मतलब अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी किसी मीडियम के अंदर, और किसकी वजह से होता है, ये सुपर पोजिशन की वजह से। ओके, एंड जो आपका वेव ऑफ लाइट है वो कहाँ से आता है, वो आता है कोहेरेंट सोर्स से। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज एंड सुपरपोजिशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन हम इनको डिस्कस करने वाले होते क्या है। ओके, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जब इंटरफेरेंस होता है तो लाइट का हमें एक फिनोमेना मिलता है। कहीं पर लाइट क्या होती है, डार्क होती है, कहीं पर क्या होती है, ब्राइट होती है। तो यहाँ पे देखिए, एट द पॉइंट वेयर लाइट इज ब्राइट, ब्राइट का मतलब है मैक्स, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम।
तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ओके, इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड वेयर एज जहां पर लाइट के जो इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो, मतलब डार्क हो। ओके, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम या डार्क, उसको हम क्या बोलते हैं, इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव। तो ध्यान रखना है कि जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहां उसको क्या बोलते हैं, ब्राइट पॉइंट, या वहां उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ओके, जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, या उसको बोलते हैं डार्क, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर हमें एक फिनोमेना प्राप्त होता है, किसका, डिस्ट्रक्टिव, आपका कंस्ट्रक्टिव। ओके, एंड इन डिस्ट्रक्टिव और जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्रिंज। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो अब इसको रफ करते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुपरपोजिशन होता क्या है। लेकिन सुपरपोजिशन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर इंटरफेरेंस की 2-3 प्रॉपर्टी लिख दूँ कि इंटरफेरेंस हम केवल ऑब्टेन कर सकते हैं किससे, कोहेरेंट सोर्सेज से। ओके, तो टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज। ध्यान रखिए, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप इसको मिस करते हैं, दैट्स मीन आप पूरे चैप्टर को मतलब सत्यानाश करते हैं। ओके, तो कोहेरेंट सोर्सेज को समझाने वालों में आगे, तो अभी केवल याद रखिए कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको, सुपरपोजिशन को। सुपरपोजिशन होता क्या है? तो सुपरपोजिशन क्या है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा वेव लाइट्स ओके क्या करे, आपस में मतलब सुपर इम्पोज करे, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, एक फिनोमिना मिलता है, मतलब लाइट क्या हो जाती है, वहां पर एक नया हमें मतलब वेव मिलता है। ओके, ध्यान रखना इस चीज का कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, व्हेन टू या मोर वेव motions, okay, traveling in a medium superimpose one another। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जब दो या दो से जो वेव मतलब दो या दो से ज़्यादा वेव्स मोशंस क्या करें, ट्रैवल करें कहाँ पर, किसी मीडियम पे, और वो क्या करे, सुपर इम्पोज मतलब आपस में मिले। ओके, एन अदर, तो वहाँ पर एक क्या होता है, एक नई वेव जनरेट होती है। ओके, अ वेव इज फॉर्म्ड। ओके, तो जो यहाँ पर जो नई न्यू वेव फॉर्म जनरेट हुई है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो जो बाकी जो वेव्स है उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उनके वेक्टर सम के इक्वल होती है। ओके, तो ध्यान रखना है इसमें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन विच डिस्प्लेसमेंट इज y is equal to the vector sum of the displacements of individual waves y1 y2 y3 इसी तरह से जितने हमारे पास वेव्स होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सुपरपोजिशन है वो क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स मोशन ट्रैवल करते हैं किसी मीडियम में, और वो क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करने के बाद वो क्या होगा, एक नई वेव फॉर्म जनरेट होगी।
एंड जो नई वेव फॉर्म जनरेट हुई है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम y नाम देते हैं, वो इक्वल होता है बाकी जो वेव्स हैं, ओके, उनकी डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर आइए इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, ओके। चलो इसको भी रफ करना ही पड़ेगा नीचे को। तो आपकी जो इक्वेशन है वो होगी y इक्वल y1 y2 y3 एंड y4 एंड सो ऑन, ओके। तो ये नई वेव है और ये नई वेव कब मिली, जब जो पुरानी वेव्स थी, मतलब जो आपके पास और वेव्स थी, ओके, जब उन्होंने क्या करा, सुपर इम्पोज करा। तो सुपर इम्पोज करने के बाद उन्होंने क्या बनाया, एक वेव बनाया हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझिए कैसे, मानो कि यहाँ पर आपके पास दो वेव हैं, एक ये है एंड एक वेव ये है। तो इन दोनों के सुपर इम्पोज करने की वजह से एक नई वेव बनेगी और वो वेव कुछ इस तरह से होगी, मतलब वो इन दोनों का क्या होगी, सम होगी। ध्यान रखना। तो ये क्या नई वेव है। तो मानो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था y1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था y2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा y1 प्लस y2, ओके। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, यहाँ पे देखिए ये एक वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट है कितना y1, ओके, और ये एक दूसरी वेव है जिसका जो फेस है वो कितना है 180 पर है, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट। तो इसका हमने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट y2। तो जो नई वेव बनेगी, कौन सी नई वेव, तो वो ये होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नई वेव बनी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या इनसे कम है। तो इस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकलेगा, y इक्वल y1 माइनस y2, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उनका वेव्स का कैसे निकालना है। तो अगर वे सेम फेस में है तो उनका प्लस हो जाएगा, अगर वे उनके बीच में क्या 180 का फेस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओके। बहुत सिंपल से इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हम किसको मतलब इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर एक वर्ड था कोहेरेंट। कोहेरेंट है क्या, तो कोहेरेंट होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ती है कि जो लाइट है वो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहे एंड उसका जो पाथ डिफरेंस है एंड फेज डिफरेंस है वो भी क्या रहे कांस्टेंट रहे। तो ये नेसेसरी कंडीशन किसके लिए, कोहेरेंट के लिए, ओके। फ्रीक्वेंसी सेम रहे, फेज डिफरेंस एंड आपका पाथ डिफरेंस। वो क्या रहे कांस्टेंट, ओके। एंड कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो हमेशा एक सिंगल सोर्स से ही मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, सिंगल सोर्स से, ओके। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। इसका ये मतलब है अगर हमें दो कोहेरेंट लाइट्स चाहिए, ओके, तो इसका ये मतलब होगा कि हमें वे केवल कहाँ से मिलेगा, केवल एक सिंगल सोर्स से मिलेगा। तो सपोज करो कि एक सिंगल सोर्स है, ओके, तो यहाँ से क्या हुआ एक कोहेरेंट क्या निकला, मतलब वेव निकला, ओके। तो अगर इसके मुझे यहाँ पर 2 या 3 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट मैं कर सकता हूँ। ये क्या आपका ओके, ये शील्ड है और इस शील्ड में क्या हुआ 2 होल्स है, एक होल सी रहा, एक ये होल सी रहा, ये रहा, ओके। तो हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जो होल्स है ये नए सोर्स का काम करेगा। तो यहाँ से जो एक सिंगल सोर्स है वो काम किसका कर रहा है, वो डबल सोर्स का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। तो ये आपको याद होगा कि इंटरफेरेंस में एक वर्ड आया था रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ पे क्या सिंगल सोर्स में थी, तो यहाँ पे क्या हुआ वो उसके 2 सोर्स बन गए। किसकी वजह से कि इस जो ये स्लिट है इसमें कितने होल्स है, 2 होल्स है, और हाइगेन्स के अकॉर्डिंग ये होल्स किसका काम करेंगे, न्यू सोर्स का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइट है वो क्या हो रही है, अब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ओके। तो इसका मतलब था क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोहेरेंट का मतलब समझ में आएगा। कोहेरेंट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम हो, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस क्या हो सेम हो, और इसको केवल ऑब्टेन किया जा सकता है कहाँ से, सिंगल सोर्स से, ओके। तो ये है आपका कोहेरेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है पाथ डिफरेंस।
ओके। तो पाथ डिफरेंस देखते हैं कि पाथ डिफरेंस होता क्या है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इधर से रफ करते हैं। तो पाथ डिफरेंस, तो हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर निकालने वाले हैं। सपोज कीजिए ये एक स्लिट है जिसमें क्या 2 होल्स है, ये क्या आपका ये आपका स्क्रीन है जहाँ पर आपको जो आपके फ्रिंजेस है, मतलब जो आपका डार्क और ब्राइट है वो मिलने वाले हैं। तो सपोज करो कि यहाँ से एक वेव निकला एंड यहाँ से एक वेव निकला और ये यहाँ पर आके मिल गया। ओके, तो हो सकता है कि ये डार्क हो या ब्राइट हो, हमें नहीं पता, तो ये बात की बात है। तो देखिए इस वाली जो लाइन है, मतलब जो ये वाली वेव है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंट है, मतलब इनके जो डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस को हम आप डेल्टा एस से लिख सकते हैं। और पाथ डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू थीटा। ओके, मतलब फेस डिफरेंस। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आगे इसका यूज होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। ओके, तो इसके लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसको, यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकते कि आ जाए स्पेशली बोर्ड में। स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट की खासियत क्या है, जैसे कि हमें बताया कि यहाँ पर हमें अगर ये एक इंटरफेरेंस का फिनोमिना है। ओके, तो अगर हमें इंटरफेरेंस लाना है तो इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स कहाँ से मिलता है, एक सिंगल लाइट सोर्स से मिलता है। ओके, अब सिंगल लाइट सोर्स को बहुत सारे मतलब सोर्सेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्लिट का यूज करना पड़ता है जिसमें कुछ होल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्लिट लेके जिसमें क्या होगी, 2 होल्स हो गए। ये आपका जो पिक्चर है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, बिकॉज इसको बनाना यहाँ पे थोड़ा टफ पड़ जाएगा तो मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 होल्स हैं, ये 2 होल्स किसका काम करेंगे, नए सोर्स का काम करेंगे। ओके, तो यहाँ से एक सिंगल कोहेरेंट सोर्स क्या बन जाएगा, 2 कोहेरेंट सोर्स में चेंज हो जाएगा। और जब 2 कोहेरेंट सोर्सेज स्पेस के अंदर आपस में क्या करेंगे, सुपर पोजिशन करेंगे। तो सुपर पोजिशन करने की वजह से वहाँ पर क्या मिलेगा, हमें डार्क या ब्राइट मिलते हैं। ओके, तो डार्क और ब्राइट को हम कहाँ पे ले लेते हैं, एक स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर ब्राइट होगा। डार्क कब होगा, ब्राइट कब होगा, वो आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक अल्टरनेट ओके डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। ओके, कहाँ पर, स्क्रीन पर। ओके, तो इन्हें ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। तो यहाँ पे याद रखना, देखिए अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स appear on the screen। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, these are known as fringes। तो इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस बोलते हैं। ये फ्रिंजेस आपके क्या हो सकते हैं, डार्क हो सकते हैं, ब्राइट हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। ओके, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि यहाँ पर हमें क्या हुआ, 2 कोहेरेंट सोर्स मिल गए, किसकी वजह से, एक स्लिट की वजह से जिसमें 2 होल्स है। ओके, तो हमने माना है कि जो फर्स्ट जो सोर्स है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, y1 है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, a1 sin ओमेगा टी। a1 का मतलब है कि वो आपका क्या एम्पलीट्यूड है, किसका, फर्स्ट वाली जो वेव है उसके लिए। ओके, इसी तरह से y2 ये हमने लेट कर लिया, a2 sin ओमेगा प्लस फाई। इस फाई से हमारा मतलब है
कि जो आपका सेकंड वेव है वो पहले वाली वेव से हो सकता है कि उसमें क्या हो, फेज डिफरेंस आ रहा हो। तो फेज डिफरेंस आने की वजह से हमने क्या लग दिया यहाँ पर, फाई को यहाँ पर प्लस लगा दें किसके अंदर, फेज के साथ। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास दो वेव है, एक तो y1 और एक आपका y2। ओके, अब जब ये सुपर पोजिशन करेगी तो क्या बनेगा, एक नई वेव बनेगी। और उस नई वेव का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि वेक्टर सम किसका, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली वेव को आपस में जोड़ दीजिए, जो भी आएगा आपका इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर हमें यहाँ पर नई वेव मिल रही है तो इसका मतलब है कि y1 प्लस y2 को हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो y1 क्या है आपका, a1 साइन ओमेगा टी। ओके, ये क्या है आपका a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये तो आपका सिंगल क्या है, a1 साइन ओमेगा टी है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी मतलब साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कीजिए a1 साइन ओमेगा टी, ये क्या हुआ a2। ओके, साइन a का मतलब ओमेगा टी, कॉस b का मतलब फाइव। इसी तरह से साइन b मतलब कॉस फाइव इंटू क्या हो जाएगा ये, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो नई वेव बनी है मतलब y, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या y, तो ये भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए, ये भी साइन की फॉर्म में आना चाहिए, कुछ इस तरह से। मान लो कि कुछ इस तरह से, तो इस y को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए अब हमें इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाए किसमें, साइन में। किसमें, साइन में। जरूरी नहीं कि ऐसा बने, लेकिन साइन फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, साइन फॉर्म। ये चीज़ आपने दिमाग में रखना। तो यहाँ पर आइए, तो a साइन ओमेगा, a1 है सॉरी। ओके, a2 की मल्टीप्लाई अंदर की कर दीजिए, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस यहाँ पर साइन फाइव, ये a2 हमारा अंदर गया, एंड कॉस ओमेगा टी। गौर से देखिए, इन दो के बीच में कॉमन क्या रहा है, साइन ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या बचा a1 a2, और ये क्या बचा कॉस फाइव। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो इस सॉरी नॉट इक्वल प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर इसको आप कुछ भी कीजिए, हमें तो क्या चाहिए, साइन फॉर्म चाहिए। ओके, गौर से देखो, ये क्या है, साइन ओमेगा। अगर इस पूरे को क्या मान लूँ मैं, कॉस मान लूँ, मतलब कुछ भी नाम दे दो कॉस के साथ, जैसे कि कॉस हमने दे दिया कॉस थीटा। ओके, ये क्या बन गया, कॉस थीटा। दिमाग में रखो, यहाँ पे साइन ओमेगा, यहाँ पे कॉस थीटा। इसको इस पूरे को, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन कॉस, अगले में क्या होना चाहिए, जो साइन के पास थीटा वो कॉस के पास जाना चाहिए। तो कॉस के पास ओमेगा टी है, यहाँ पे क्या साइन के पास ओमेगा टी है। तो फालतू कौन है, a2 साइन फाइव, यहाँ पे क्या है a1 प्लस a2 कॉस फाइव। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए क्या मान लूँ, कॉस थीटा, और इसको क्या मान लूँ, साइन थीटा। गौर से देखो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला दोबारा से बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का। किसका, साइन ए प्लस बी का। जिस बच्चों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ओके, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया था यहाँ पे भी, और दोबारा से हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप गौर से देखो, ये किसका काम कर रहा है, ए, ये किसका काम कर रहा है, बी। तो साइन ए साइन बी, यहाँ पर कॉस ए। ओके, ओमेगा टी क्या ए है, और बी क्या आपका थीटा, तो साइन बी। ओके, तो इसको किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ए का मतलब है ओमेगा टी और बी का क्या मतलब है, थीटा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसा मान ले, कैसा भी है, अगर हम लेट कर लिया कि a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसको हमने नाम दे दिया r कॉस थीटा, एंड a2 साइन फाइव, इसको हमने नाम दे दिया r साइन थीटा। इस r से मतलब है एम्पलीट्यूड, क्योंकि जो भी नई इक्वेशन बनेगी उसका क्या होगा, एक अपना एम्पलीट्यूड होगा। ओके, तो ये r क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इसको उधर रफ करूँ तो रफ
इसके हम हटा देते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। नई इक्वेशन क्या कि y इक्वल साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा। अगला क्या होगा आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। आर क्या आ रहा है कॉमन, जो अंदर बच रहा है उसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, मैं कॉस को पहले लिख रहा हूँ, साइन को बाद में लिख रहा हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो गौर से देखिए ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, इस फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता क्या साइन ए प्लस बी। ए का क्या मतलब होगा ओमेगा टी और बी का क्या मतलब होगा थीटा। ओके, तो हमारी जो नई इक्वेशन है वो क्या बनी है y इक्वल आर साइन ओमेगा थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें अपनी ओर से ये आ रही है क्या, एक तो आर को हमने अपनी ओर से लेट किया, और जो थीटा है वो भी क्या है अपनी ओर से हमने लेट किया। तो जो अपनी ओर से लेट किया उनको हमें निकालना पड़ेगा। उनको निकाल कैसे सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, जो हमने अपनी ओर से क्या किया था इसको कंसीडर किया था। क्यों कंसीडर किया था, बिकॉज हमें जो नई इक्वेशन है वो किस फॉर्म में चाहिए थी, वो चाहिए थी साइन की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने इसको कंसीडर किया। तो हमारे पास फालतू क्यों आ रहा है आर और थीटा। तो आर थीटा कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके क्या कर दे ऐड कर दे, क्या कर दे ऐड कर दे। यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायर करना आप पे याद होगा कि आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन ओके इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको आप ब्रेक कर सकते हो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, तो ये देखिए ये आपका क्या बन गया 1। तो यहाँ पे क्या बचा खाली आर। यहाँ पे देखिए a1 का स्क्वायर, गौर से देखो कि इस इक्वेशन इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ओके, और आगे क्या बचा 2a1 a2 कॉस फाइव, इसकी वैल्यू क्या बनी 1। ओके, तो आपका आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर इक्वल होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, और ये क्या बचा a1 a2 कॉस फाइव। ओके, तो ये आपकी आ गई आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू को अगर और अच्छे से आप लिखना चाहें तो इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। रफ करते हैं, इक्वेशन को नहीं हमें यहाँ पे छेड़ना है अभी, बिकॉज इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ने वाली है, क्योंकि हमें क्या चाहिए अभी, हमने आर निकाले, हमें थीटा भी चाहिए। ओके, तो आर को आप लिख सकते हैं कि आर इक्वल, आप रूट ले लीजिए a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a1 a2 कॉस फाइव, यहाँ पे 2 था। ओके, तो ये आपकी क्या निकल गया आर निकल गया। अब हमें चाहिए क्या थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दी किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आर साइन थीटा डिवाइड किससे आर कॉस थीटा इक्वल किसके a2 साइन फाइव a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ओके, आर से आर कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या बना टेन थीटा इक्वल किसके a2 साइन फाइव ओवर a1 a2 कॉस फाइव। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई किसके लिए, टेन थीटा के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे थीटा भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया, जो हमने एक्स्ट्रा फाइंड यहाँ पे अपनी ओर से कंसिडर किए थे। ओके, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे क्या है, यहाँ पर बात हो रही थी इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी मिनिमम है मैक्सिमम है। तो इंटेंसिटी से क्या मतलब है, देखिए लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, किसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ध्यान रखिए कि लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके, तो
अगर मैं इस चीज़ को इधर रफ कर रहा हूँ, आई थिंक आपने उतार लिया होगा इसको, ओके। तो ये हमने रफ किया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेव है। एक वेव क्या, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और एक वेव है इन दोनों वेव्स का क्या, सुपरपोजिशन, ओके। तो जो फर्स्ट वेव है, तो याद रखना कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ओके। तो पहले वाली जो सुपरपोजिशन हमारी वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है आर, क्या है, आर, ओके। तो उसका हमने माना कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, ओके। ये फर्स्ट, एंड जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उनका जो एम्पलीट्यूड है A1 और A2 है, तो हमने माना I1 A1 के स्क्वायर के एंड I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, A2 स्क्वायर के। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमने यहाँ पर इस साइन को हटाया तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। इस चीज़ को दिमाग में आप रख सकते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, A निकालूँ या R निकालूँ या A2 निकालूँ, कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए, हेयर ये स्क्वायर है, सॉरी, R स्क्वायर। इसको हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो क्या आएगा, I ओवर के क्या आपका कांस्टेंट है, ओके। अगर हम यहाँ पर खाली R निकालें तो क्या आएगा, I ओवर के, ओके। इस चीज़ को समझ में आता है आपको। इसी तरह से हम निकालते थे किसको, A1 को और A2 को। अगर मैं A1 A2 निकालता तो कैसे निकलेगा बच्चों, A1 रूट I1 ओवर के, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। इसी तरह से A2 क्या होगा, I2 ओवर के। ये चीज़ आपको समझ में आती होगी, A1 A2 और आपका R, ओके। अगर ये वैल्यूज हम कहाँ पे पुटअप करें, इस इक्वेशन में पुटअप करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, इसको रफ करते हैं। तो आइए, ये क्या है आपका I ओवर रूट के, ओके, इक्वल A1 का आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं I1 के, क्योंकि रूट हट जाएगा, ओके। इसी तरह से यहाँ पर A2 ओवर के, यहाँ पर 2, ओके। ये हो जाएगा रूट I1 ओवर के, एंड ये हो जाएगा रूट I2 के इंटू कॉस 5। जहाँ तक शायद आपको दिक्कत ना आए, देखिए के और रूट क्या हो जाएगा, के, तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी कि I इक्वल किसके है, रूट I1 I2 2 I1 I2 और cos 5 के। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास मिलेगा कि I इक्वल I1 I2 2 I1 I2 और cos 5। ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, मतलब मिल गया, ओके। अब हमें इंटेंसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव और फॉर डिस्ट्रक्टिव, ओके। तो यहाँ पे इस चीज़ को पहले रफ करते हैं, ओके। तो हमने इसको रफ किया। अब हमारे पास एक वर्ड था फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, ओके, उनके बीच में रिलेशन। तो पाथ डिफरेंस हमने देखा था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इधर मैं अलग ही काम करने वाला हूँ। पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या लिखा था हमने, डेल्टा एक्स, और वैल्यू क्या आई थी उसकी, लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू थीटा, ओके, मतलब फेस। तो यहाँ पर आइए बच्चों, हाँ, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मस्ट बी मैक्सिमम। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, गौर से देखो यार, इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, कॉस्ट पर। किस पर, कॉस्ट पर, ओके।
अब कोस की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। मिनिमम कब होगी 0 और मैक्सिमम कब होगी 1। ओके, तो कोस की वैल्यू पर कौन डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है। अगर कोस की वैल्यू मैक्सिमम तो आई भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो कोस मैक्सिमम कब होगा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, क्या हो सकती है 1। अब 1 कब कब होगी, आप देख सकते हैं कोस की वैल्यू 0 पे क्या होती है 1 होती है, 2 पाई पे क्या होगी, इस पर 1 होगी, 4 पाई पे भी क्या होगी 1 होगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो इवन इंटीजर है, क्या है इवन इंटीजर, उन पर जो कॉस की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ओके, तो अगर आपका थीटा क्या हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसका मतलब है कि कुछ इस तरह से 2n पाई। ओके, तो अगर आपका फाई ये होता है, यहाँ पे थीटा मैं फाई लिख देता हूँ, ये फेस डिफरेंस आपका। ओके, अगर फाई कितना हो 2 पाई n हो, तो इन दिस केस आपका जो फ्रिंज होगी कैसे होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। कैसे होगी, कंस्ट्रक्टिव, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको 1 करनी पड़ेगी। ओके, तो इस केस में आपका जो आई है वो क्या होगा I1 I2 प्लस 2 रूट I1 और I2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, गौर से देखिए I1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट I1 का स्क्वायर, ये I2 है। चलो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना पड़े। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 रूट का स्क्वायर, बात तो I1 ही रहेगी। इसी तरह से रूट I2 का होल स्क्वायर, 2 रूट I1 और रूट I2। गौर से देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बनना है किसका, ये a प्लस b का, मतलब रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये क्या I मतलब मैक्सिमम। ओके, तो इस केस में I क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आपको कहे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो हुआ किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए जो थीटा है, ओके, यह कह सकते हैं जो कॉस है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो अब बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ओके, इंटेंसिटी मस्ट बी मिनिमम। अब इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, cos फाई पर। ओके, अब मिनिमम कब होगा, जब 0 हो। अब cos की वैल्यू 0 कब होगी, cos की वैल्यू 0 होगी पाई पर, मतलब 180। ओके, या फिर 3 पाई पर या 5 पाई पर। ओके, मतलब यहाँ पर क्या था इवन इंटीजर और यहाँ पर क्या आपका ऑड इंटीजर। इसका मतलब है कि अगर मैं 5 को डायरेक्ट लिखूँ तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बैठेगा कि 2n माइनस 1। ओके, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो सकती है। ओके, इस तरह से इंटू पाई। तो ये आपका किसके लिए, ये है आपका डिस्ट्रक्टिव, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो आपका जो I है वो क्या हो जाएगा I1 I2, सॉरी ये वैल्यू होगी -1 के लिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया, किसके लिए -1 के लिए। क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है +1 और -1, इन दोनों के बीच में फ्लैक्चुएट होगा। तो -1, तो -1 वैल्यू किस पे होगी, पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर। ओके, तो इस तरह से मतलब आपका ऑड इंटीजर पर। तो ऑड इंटीजर को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में जो आपका यहाँ पर कॉस आता है फॉर्मूले में आप पीछे देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा रूट 2 रूट I1 और रूट I2। ओके, तो जैसे हमने पहले भी किया था कि जो I1 है उसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से, इसको भी इस तरह से। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, आप देख सकते हैं किसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बना कि रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये माइनस आएगा बीच में। ओके, ये किसके लिए, मिनिमम के लिए। तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आ चुकी है। तो हम देखिए मैक्सिमम ये रहे और मिनिमम ये रहे। अगर हम दोनों का क्या ले, रेशियो ले, क्या ले, रेशियो। तो इधर मैं रफ कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए I
मैक्स और आई मिनिमम। तो आई मैक्स क्या है आपका रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे गौर से ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि जो डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव के लिए जो हमारा फेस आया, ओके, कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फेस था वो क्या था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब आपका इवन इंटीजर में था। और जो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेस आया वो क्या था आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे फेस डिफरेंस निकालने के लिए। किसके लिए? फेस डिफरेंस निकालने के लिए, सॉरी नॉट फेस, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकाल भी दूँ साथ में, क्यों कर लेते हैं, वीडियो तो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है, ओके। तो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, ओके। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा एक्स लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस, ओके। तो इसके लिए फेस डिफरेंस क्या है, इसके लिए फेस डिफरेंस था 2n पाई। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दूँ तो डेल्टा एक्स, ओके, लैम्डा ओवर 2 पाई, इसका फेस डिफरेंस कितना है 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा n लैम्डा। तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है n लैम्डा होता है, ओके। इसी तरह से फॉर डिस्ट्रक्टिव, ओके, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका जो फाई है वो कितना होता है 2n माइनस 1 ओवर, सॉरी इंटू लैम्डा, ओके। अगर इस वैल्यू को हम पुटअप करें तो क्या होगा डेल्टा एक्स लैम्डा ओवर 2 पाई, ओके, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा n, सॉरी लैम्डा इंटू 2n माइनस 1 ओवर 2, ओके। ये आपका क्या आ गया पाथ डिफरेंस आ गया, ओके। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि इन यंग एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस पैटर्न इज फाउंडेड टू हैव एन इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क, मतलब आपको ब्राइट और डार्क के बीच में क्या देते हैं रेशियो देते हैं, वो 9 है। तो आपको इसने पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एंड एम्पलीट्यूड्स। तो ब्राइट का मतलब है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और डार्क का मतलब है कि मिनिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रफ कर चुका हूँ उसको। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना है 9/1, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ये रहा, और दोनों क्या स्क्वायर में है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 I2, ओके, रूट I1 माइनस रूट I2 इन दोनों का कंप्लीट का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास भी अपना स्क्वायर था, इसके पास भी स्क्वायर था, तो हमने क्या लिख दिया होल स्क्वायर। अब 9/1 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, ओके, 3/1 का होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, ओके। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा I1 I2, ओके, यहाँ पे क्या बचा I1 माइनस I2 इक्वल 3/1। तो यहाँ पर आप इसको इजीली सोल्व नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर हम डिवाइडो एंड कंपाउंडर रूल लगाने वाले हैं। अब डिवाइडो एंड कंपाउंडर रूल क्या होता है यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहा हूँ कि A/B एंड C/D है। तो करना क्या, बड़ा बहुत ईजी है कि जो नीचे वाला उसको मैं प्लस में और उसके ऊपर माइनस में, इसी तरह से C+D और C-D, इसको कर दीजिए, अपना निकल जाएगा। तो अगर मैं इस रूल को यहाँ पर लगाता हूँ तो इसको आप A मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए B, ओके, इसको C और इसको D। तो क्या होगा कि रूट I1 प्लस रूट I2, ओके, प्लस कीजिए इसको रूट I1 माइनस रूट I2 ओवर, फिर क्या होगा A में से फिर B को माइनस करना, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वालों को माइनस करना है। तो A क्या आपका रूट I1 प्लस रूट I2, जब नीचे वालों को माइनस करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस रूट I1 माइनस माइनस प्लस, तो रूट I2 इक्वल। इसी तरह से C में D को ऐड करोगे तो 3+1 और C में से D को माइनस करोगे तो 3 - 1। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं जो चीज़ कैंसिल हो रही कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल और I1 से I1 कैंसिल, तो क्या बचा 2√I1, यहाँ पे क्या बचा 2√I2 इक्वल 4/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो √I1 और √I2 इक्वल ये हो जाएगा 2/1। ओके, तो अगर यहाँ पर दोनों साइड क्या ले आप स्क्वायर ले तो I1/I2 इक्वल क्या हो जाएगा 4/1। तो ये तो रेशियो किसका निकल गया, इंटेंसिटीज़ का। ओके, हमें पता है कि इंटेंसिटीज़ और एम्पलीट्यूड उनमें क्या रिलेशन है, क्या है रिलेशन। ओके, तो रिलेशन वो आपको अच्छे से पता है क्या है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि I1 इक्वल किसके के A1 का स्क्वायर, I2 इक्वल किसके के A2 के होल स्क्वायर के। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, के A1 का होल स्क्वायर के A2 का होल स्क्वायर, क्या हुआ 4/1, के से के कैंसिल, तो A1 A2 दोनों के पास स्क्वायर है, स्क्वायर एक साथ ले लीजिए 4/1। 4/1 को आप कैसे लिख सकते हैं 2/1, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो A1/A2 इक्वल क्या आया 2/1। ओके, तो ये रेशियो किसका आ गया, एम्पलीट्यूड का, और ये रेशियो इंटेंसिटीज़ का। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।